हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सो इन द प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। सो जो एग्जिस्टेंस होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर की, वो डिफरेंट एटम्स की वजह से होती है जो उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो कौन सा ऐसा एटम है या कौन सी ऐसी चीज है जो एटम ऑफ वन एलिमेंट को दूसरे एटम ऑफ अनदर एलिमेंट से डिफरेंट बनाती है। वो उन दोनों में भिन्न क्यों है, अलग क्या है, डिफरेंस क्या है। आर एटम्स रियली इंडिविजिबल, क्या जो एटम्स हैं वो रियली डिवाइड हो जाते हैं एज प्रोपोज्ड बाय डाल्टन, और क्या उनके स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनसाइड द एटम या नहीं होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ जो टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में हम रेडी डिस्कस करेंगे। वी विल लर्न अबाउट सब atomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। तो हमारे पास कुछ ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनको हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। एक मेजर चैलेंज है बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties। तो एक मेजर चैलेंज आया साइंटिस्ट के पास एट द एंड ऑफ 19th century कि उनको रिवील करना है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को और एक्सप्लेन करना है उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। एल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है सारी चीजें, तभी उन्होंने इन्वेंशन किया एक्सपेरिमेंट्स करके। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल, पहली इंडिकेशन ये थी कि एटम्स क्या है, नॉट इनडिविजिबल है, कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड होती है बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। अब मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इसको समझने के लिए नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर को समझने के लिए हमारे पास कुछ एक्टिविटी है। कॉम ड्राई हेयर, डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। जब भी आप कॉम करेंगे अब आप अपने हेयर्स को, तो बाद में आप देखना कि वो छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। Rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near an inflated balloon। Observe it, what happens। जब आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या होगा। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड कि जब भी आप रब करते हो दो ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये चार्ज आता कहाँ से है। ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हम बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब हमें पता चला कि जो एटम है वो डिविजिबल होता है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंटेन रहते हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। So many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom। कुछ साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया। It was known by 1900 कि जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल होगा। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। तो जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था जिसने आइडेंटिफाई किया है कि इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टेन ने 1886 के अंदर डिस्कवर किया था प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज, और उनको उन्होंने क्या बोला था, कैनाल रेस कहा था। और ये रेस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं जो अल्टीमेटली डिस्कवरी देती हैं अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की। जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है इसके पास चार्ज होता है खुद का और इक्वल होती है मैग्नीट्यूड के अंदर, बट अपोजिट होते हैं साइन के अंदर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और उसका जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटोन। तो ये दूसरा कौन सा एटॉमिक पार्टिकल है, दैट इज प्रोटोन। इन जनरल इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव से और प्रोटोन को पी पॉजिटिव से। जो मास ऑफ प्रोटोन होता है वो 1 यूनिट
को हम लेते हैं और वो चार्ज होता है +1 साइन से, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए उसका चार्ज क्या है -1. So it seemed that an atom was composed of protons and electrons. अब हमें पता चला कि जो एटम्स है उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, म्यूचुअली वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं उनके चार्जेस को. इट ऑल्सो अपीयर्ड कि जो प्रोटॉन्स हैं वो इंटीरियर ऑफ द एटम प्रेजेंट होते हैं, फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स इजिली रिमूव कर सकते हैं हम, बट नॉट प्रोटॉन्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर का जो शेल होता है उसके चारों तरफ घूमते हैं. ठीक है. नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म. वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो. इसको समझते हैं. सबसे पहले आपको कैनाल रेज बताना है. अगर एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा तो क्या वो चार्ज करेगा, कैरी करेगा चार्ज या नहीं करेगा. अब है नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. वी हैव लर्नड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3, जिसने सजेस्ट किया था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है और इंडेस्ट्रक्टिबल है. सो बट द थ्योरी टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभी हमने पढ़ा जो इनसाइड द एटम प्रेजेंट होती हैं, वो लेड करते हैं टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो ये कंसीडर किया गया नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम. तो इसको समझाने के लिए फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मेनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स. कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे उन्होंने वेरियस मॉडल्स दिए एटॉमिसिटी के. सो जे थॉमसन पहला साइंटिस्ट था जिसने एक प्रपोज किया मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. सो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of Christmas pudding. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के अंदर वर लाइक कुरांट्स ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग. एंड वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन. वाटरमेलन तो सबको पता है जिसको हम तरबूज कहते हैं. जो पॉजिटिव चार्ज होगा एटम का वो स्प्रेड होगा ऑल ओवर द जो रेड एडिबल पार्ट है जिसको हम खाते हैं, रेड पोर्शन जो होता है वो है पॉजिटिव चार्ज पार्ट. ठीक है. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, स्टडीड रहता है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर. जैसे कि उसके सीड्स हैं, ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, वो क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. जैसे कि ये पॉजिटिव स्फीयर है फुल, और इसके अंदर जो छोटे छोटे बीज हैं, सीड्स हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है. तो ये थॉमसन ने मॉडल दिया था जिसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं. सो जे थॉमसन propose that an atom consists of positively charged sphere और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर, सो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है. Although थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन्ड कि जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जो उसका रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंट्स का कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल एज वी विल सी बिलो. अब सेकंड था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम. वो बहुत इंटरेस्टेड था. रदरफोर्ड ने डिजाइन किया एक एक्सपेरिमेंट को. इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को उसने थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फोल्ड कराया. सो उसने सिलेक्ट किया एक गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल. सो थिन गोल्ड फॉइल वो क्या थी, 100 एटम्स थिक थी. अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हीलियम आयंस को हम बोलते हैं, सिंस दे हैव मास ऑफ 4 यूनिट. सो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके अंदर प्रेजेंट होती है. सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से इन द गोल्ड एटम्स. सो सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर देन द प्रोटॉन्स ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस. सो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लार्ज डिफ्लेक्शंस होंगी. सो उसने क्या किया, ये गोल्ड के एटम्स हैं सर्कुलर शेप में और अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे फोल्ड कराया. बाद में उसने क्या देखा कि स्कैटरिंग हो रही है और फिर वो डिफ्लेक्शन कर रहे हैं. But the alpha particle scattering experiment gave totally unexpected results. Following observations were made. Most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. So उसने देखा कि कुछ ऐसी जो रेज हैं वो पास हो रही हैं, सीधी सीधी स्ट्रेट जा रही हैं. Some of the alpha particles were deflected by the foil of गोल्ड बाय स्मॉल एंगल्स. कुछ स्मॉल एंगल्स
बना के डिफ्लेक्ट कर रही हैं. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appear to rebound. So in the words of Rutherford, ये result was almost as incredible हुआ as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. सो ये चीज हुई है, इनक्रेडिबल सिचुएशन हो गई. लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. जैसे कि एक चाइल्ड है, एक बच्चे को हमने स्टैंड कर दिया इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विद हिज आईज क्लोज्ड. लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस. उसको हमने बोला कि कुछ स्टोन्स को एक डिस्टेंस से उसको फेंकना है. He will hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. लेकिन अगर blindfolded child को हम throw कराएं stones at barbed wire fence, most of these stones would not hit the fencing and no sound would be heard. So this is because there are lots of gaps in the fence which allows the stones to pass through them. So उसके बीच में गैप थे, इसलिए स्टोन्स वहां से पास कर गए और हमें उसकी आवाज नहीं आई. सो सिमिलर रीजनिंग होगी इसके अंदर. रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम है वो एम्प्टी है. तो इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. सेकेंड क्या इसने ऑब्जर्वेशन करी कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, जिससे हमें पता चला कि पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का जिसके अंदर बहुत ज्यादा कम स्पेस प्रेजेंट है. थर्ड ऑब्जर्वेशन इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहे हैं 180 डिग्री से, इंडिकेटिंग कि जो पॉजिटिव चार्ज है और मास ऑफ द गोल्ड एटम है वो कंसेंट्रेटेड है इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम. फॉर फ्रॉम द डाटा उसने कैलकुलेट किया कि अबाउट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to 5 times less than the radius of the atom. सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का. देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, मतलब सारा का सारा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड कर जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ न्यूक्लियस के घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर. और जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. सो अब ड्रॉबैक्स देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के. ड्रॉबैक्स मतलब कि उसकी जो भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसके फेल कौन कौन सी चीजों में हुआ और उसने क्या चीज एक्सप्लेन ढंग से नहीं करी है, उसको हम ड्रॉबैक्स बोलते हैं. सो रिवोल्यूशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन की इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल. वो एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो स्टेबल होगी. एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वो अंडर को कहाँ जाता है, एसेलरेशन में जाता है, और अगर एसेलरेशन होगा तो चार्ज पार्टिकल्स एनर्जी को रेडिएट करेंगे. So thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. तो जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे हैं जो वो एनर्जी को लूज करेंगे और एकदम से न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे. तो अगर ऐसा होगा तो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल हम उसको कहेंगे और हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो. सो वी नो दैट कि एटम्स क्वाइट स्टेबल होते हैं. सो इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि वो जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं और उनकी एनर्जी क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अब हमारे पास है नेक्स्ट मॉडल दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, तो नील बोहर ने अपनी पोस्टुलेट्स दी अबाउट द मॉडल ऑफ द एटम. ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अलाउड है इनसाइड द एटम. मतलब उसने कहा कि एक ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन्स का जिसपे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रेडिएट नहीं कर सकते. सो जो ये ऑर्बिट्स हैं शेल्स हैं इनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं. एनर्जी लेवल्स जैसे कि आपके पास ही बीच में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है. फर्स्ट शेल को हम के शेल बोलते हैं जिसकी एन की वैल्यू 1 है. सेकेंड शेल एल शेल है जिसकी एन की वैल्यू 2 है. एम शेल है, एन शेल है, सबसे आउटर मोस्ट शेल है एन. तो ये सारे शेल्स हैं एंड दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के एल एम एन और द नंबर्स एन 1 2 3 4.
अब हमारे पास है न्यूट्रॉन्स। 1932 के अंदर जे चैडविक ने डिस्कवर किया अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं है और उसका जो मास है वो नियरली इक्वल है टू दैट ऑफ प्रोटॉन। सो इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। In general, neutron is represented as n or mass of an atom is therefore given by the sum of the masses of protons and neutrons present in the nucleus. तो जब भी हमें मास ऑफ एटम देखते हैं हम तो उसके अंदर हम प्रोटॉन्स का मास देखते हैं, काउंट करते हैं और न्यूट्रॉन्स का मास काउंट करेंगे। ठीक है। अब है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स शेल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स सजेस्ट किए थे बोहर और ब्यूरी ने। कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे शेल के अंदर वो गिवन बाय फॉर्मूला 2n², जहाँ पे n है ऑर्बिट नंबर या एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल के अंदर ऐसे हम लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट अगर k शेल का है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। सेकेंड ऑर्बिट या एल शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड ऑर्बिट के अंदर 18 और फोर्थ ऑर्बिट के अंदर 32। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अकोमोडेट हो सकते हैं इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट वो है 8। सो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड नहीं होंगे इन द गिवन शेल अनलेस जो इनर शेल्स हैं वो फिल्ड ना हो। जब तक इनर शेल फिल्ड नहीं होंगे तब तक वो जो बाहर के शेल्स हैं उसमें नहीं जाएंगे। सो दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर के अंदर उसको हम फिल करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज शोन स्कीमेटिकली। अब यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का। सो सबसे पहले है हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन का जो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसका आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सेकेंड है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिथियम का है 3 तो फर्स्ट जो आपका शेल होगा उसमें 2 आएंगे, उसके बाद थर्ड जो होगा इलेक्ट्रॉन वो सेकेंड शेल के अंदर जाएगा। इसमें 4 है तो 2 2 करके दोनों शेल्स में आ गए। 5 है तो 2 एक में, 3 एक में। सी जो है सी कार्बन, जैसे 2 इसमें आ गए और 4 बाहर आ गए। नाइट्रोजन 2 अंदर हैं और 5 बाहर हैं। ऑक्सीजन 2 अंदर हैं, 2 अंदर रहेंगे और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 8 हम रख सकते हैं तो 8 तक आ जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद थर्ड शेल आ जाएगा आपका, जैसे कि है सोडियम के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फुल्ली फिल्ड हो गया। सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फुल्ली फिल्ड हो गया। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसके अंदर। तो 11th कौन सा है जो बाहर आएगा? 12th बाहर 2 आ जाएंगे। 13 में 3 बाहर आ जाएंगे। सिलिकॉन में 4 आ जाएंगे। फॉस्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7 और आर्गन में 8। तो ये हमारे फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं। इसको आपको स्ट्रक्चर बना के देखना है। इनके एटॉमिक नंबर की जो टेबल है वो आप याद कर सकते हैं, ये वाली टेबल है, इसको आप याद कीजिए। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वैलेंसी से रिलेटेड टॉपिक जो है आपका। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।